everyone, this is Deepa. Students, I'm again here with the same chapter, History Chapter 3, the Delhi Sultans. In my previous video, we have learnt about five dynasties who ruled over Delhi: Rajput dynasties, Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, Lodi dynasty. After that, we have learnt about the four stages of making manuscript and the circle of justice also. We have learnt Minaj Siraj thought about Razia and how Razia faced discrimination of the society, even having lots of qualities, excellent qualities, we can say. Now we'll move towards our new topic, from garrison towns to empire, the expansion of Delhi Sultanate. So let's start. In the early 13th century, there was no significant expansion of Delhi beyond heavily fortified town occupied by garrisons. Students, garrison means a fortified settlement. We can say where soldiers lived. Nowadays, we can call it cant areas. Got my point? It was only during the reign of Ghiyasuddin Balban, Alauddin Khilji, and Muhammad Tughlaq that Delhi saw expansion for the first time. The armies of Delhi Sultanate had marched across large part of the subcontinent till the reign of Muhammad Tughlaq. They defeated rivals, seized cities. The Sultanate collected taxes from the peasantry. The system was criticized by elite and authors of Tawarikh because for them the new high class people were in fact low and base born. Here we can see the definition of garrison towns, a fortified settlement with soldiers, and one more new word is here, that is hinterland, the land adjacent to a city or port that supply goods and services. Garrison तो I have explained you, and हिंटरलैंड मीन्स जो इनर एरियाज़ होते हैं, जो भीतरी प्रदेश होते हैं, ये किसी भी शहर या फिर बंदरगाह के आसपास के इलाके जो कि उस शहर के लिए क्या वस्तुओं और सुविधाएं और सेवाओं की सप्लाई करते हैं, पूर्ति करते हैं. नाउ एक्सप्लेन इन हिंदी. 13वीं शताब्दी के आसपास जो दिल्ली के सुल्तान थे, उनके शासन जो है गैरिसन के स्थान में, यानी सैनिकों के आसपास के रहने के स्थान पर बड़े मजबूत हो गए थे. बड़ी किलेबंदी हो गई और शहरों से भी दूर काफ़ी फैल गया. इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द reign of Ghiyasuddin Balban, Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq that Delhi saw expansion for the first time. इतना विस्तार दिल्ली का पहली बार हुआ किसके शासन काल में? reign of गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक के शासन काल में इतना विस्तार हुआ पहली बार दिल्ली का. और जो आर्मीज थी दिल्ली सल्तनत की, उन्होंने मार्च करना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने अपना साउथ कैंपेन चलाया, साउथ शिफ्ट होने लगे, साउथ वर्ड अपना कंट्रोल स्टार्ट कर लिया. लास्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टिल द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक. और ये जो था, ये दक्षिण भारत का जो अभियान था, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में हुआ. इन्होंने क्या किया, अपने काफ़ी सारे जो राइवल्स थे, अपने दुश्मन थे, उनको हराया और काफ़ी सारे एरियाज़ पर, सिटीज़ पर कब्ज़ा भी कर लिया. और यहाँ हम देख सकते हैं कि किसानों पर उन्होंने कर लगाया और सूबेदारों पर भी. और इस सिस्टम को लोगों ने बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया. जो एलीट क्लास के लोग थे और जो तवारिक थे, उन्होंने कहा कि ये जो लो बेस के लोग हैं, यानी कि जो लो कास्ट के लोग हैं, इनको हाई पोस्ट देना ठीक नहीं है. इन्होंने हाई ऑफिशियल्स की पोस्ट दे दी थी उनको. उन्होंने ये ऐसा इसलिए किया था क्योंकि स्लेव डायनेस्टी में जो स्लेव्स होते थे, ये इनके बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन्स होते थे.
क्योंकि उनका अपना कोई नहीं होता था, तो जो इनके मालिक होते थे स्लेव्स के, उनके लिए वो बहुत वफ़ादार होते थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि जिनका कोई नहीं है तो उनको हम लोग क्या करें, एक अच्छी पोस्ट दे दें, और ताकि लोग इस चीज़ को इस तरह से लें कि हम इतना डिज़र्व करने लायक भी नहीं थे, फिर भी हमको इतनी अच्छी पोस्ट मिली। और इसके लिए कई बार फ़कीह मुदब्बिर ने भी कहा कि उन लोगों को खुशहाल रखना और प्रसन्न रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये भी कहा कि इनको ऐसे डील करना चाहिए ताकि इनके जैसे फादर डील करते हैं। लेकिन जो तवारिक लोग थे, जो हाई क्लास के लोग थे, वो बहुत इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे। और जो दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने, जो वैसे तो वो कमज़ोर थी, लेकिन उन्होंने 150 वर्ष के बाद मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड पे पूरे सब कॉन्टिनेंट पे अपना कब्ज़ा कर लिया और युद्ध अभियान भी चलाए और काफ़ी जगह पर कब्ज़ा किया, और सूबेदार और प्रशासकों पर मुकदमे के फ़ैसले वगैरह जो सुनाते थे, उनसे उनके साथ किसानों से भी बहुत सारा टैक्स लिया इन्होंने। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इतने बड़े एरिया को, जो पूरा सदर्न एरिया इन्होंने कवर कर लिया था। यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 35 अलाउद्दीन खलजीज कैंपेन इनटू साउथ इंडिया। हियर वी कैन सी कि दिल्ली से गुजरात, और दिल्ली से देवगिरी चित्तौड़, एंड देवगिरी से द्वार समुद्र, एंड मदुरई थांजोवर, और देवगिरी से वारंगल तक इन्होंने अपना एक्सपेंशन इंक्रीज़ कर दिया था। इतनी वास्ट एरिया को कंट्रोल करना एक बहुत चैलेंज था। नाउ हियर वी कैन सी अ डायग्राम, इमेज ऑफ कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क। ये एक मस्जिद का डायग्राम है स्टूडेंट्स। कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क and minaret built during the last decade of 12th century. This was the congregational mosque of the first city built by the Delhi Sultans, described in the chronicles as Delhi Kona, that is known as the Old City. The mosque was enlarged by Iltutmish and Alauddin Khalji. The minar was built by two sultans, Qutbuddin Aibak and Iltutmish. इन दिस डायग्राम वी कैन सी, जो ये 12th सेंचुरी यानी 12वीं शताब्दी के जो दशक में बनी हुई ये कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है, उसकी जो मीनारें हैं, ये जामा मस्जिद जो दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली या कोहना या फिर पुराना शहर कहा गया है। और जो ये मस्जिद है, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने विस्तार इसका किया, बहुत एक्सटेंड किया इसको। और मीनार जो थी वो दो सुल्तानों ने मिलकर बनवाई है, वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। नाउ हियर वी कैन सी अबाउट द मस्जिद। A mosque is called a masjid in Arabic, literally a place where a Muslim prostrates in the reverence to Allah. Muslim reads their prayer or namaz, we can say, together. During prayers, Muslims stand facing Makkah. In India, this is to the west. This is called Qibla. Students, ये जो मस्जिद है, ये अरबी भाषा का शब्द है, और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ जो मुस्लिम लोग हैं वो अल्लाह की पूजा करते हैं, इन्हें आराधना करते हैं, सजदा करते हैं, जिसमें अपना माथा और घुटने टेक करके, और इनके यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलकर के एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज की जो रस्म वगैरह होती है उसको अदा करते हैं। इसमें जो फ्राइडे की नमाज़ बहुत स्पेशल होती है, आपको पता होगा। इमाम की शुक्रवार की नमाज के दौरान काफ़ी मतलब उपदेश दिए जाते हैं, धर्म उपदेश कहते हैं उनको, हम खुतबा बोलते हैं। और इस ड्यूरिंग नमाज जो ना ये सब मक्के की डायरेक्शन में ही अपना मुंह करके खड़े होते हैं। और ये अगर हम इंडिया में देखें तो ये भारत में मक्के का पश्चिम की ओर का मक्का जो है पश्चिम की ओर पड़ता है। और ये जो मक्का की जो दिशा है इसको हम
किबला बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड किबला. Okay, now move towards a closer look administration and consideration under the Khalji and Tughlaqs. Khalji and Tughlaq monarchs, like their predecessors, appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. These territories were called Ikta and their holders were called Iktadar or Mukti. Mukti were responsible for leading their military campaigns and maintaining their iktas. Accountants were appointed by the states to check the amount of revenue collected by Muktis. They were not allowed to collect revenue more than that prescribed by the state, nor were they allowed to keep soldiers more than the number of prescribed by the states. Delhi Sultan had a complete control over the hinterland of the cities, and so the Samanta aristocrats were forced to accept their authority. During Alauddin Khalji's regime, the state brought the assessment and collection of land revenue under its control. Now I am just going to explain in Hindi. खलजी और तुगलक वंश का जो प्रशासन है उसका एक ओवरव्यू है. ये एक नज़र में हम इसको देखेंगे. जो खलजी और तुगलक मोनार्क्स थे, इनके जो अपने पूर्वजों की तरह प्रीडिसेसर्स मीन्स पूर्वज अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट करते थे एज गवर्नर्स अपने एरिया में. जो उनका जो टेरिटरीज़ होती थी उस जो वो डिफरेंट साइजेस की जो टेरिटरीज़ होती थी, इन टेरिटरीज़ को ये लोग इक्ता बोलते थे. टेरिटरीज़ वी कैन से कि स्टूडेंट्स ये इसमें कुछ भूमि की टुकड़ा होता है, मतलब कि लैंड एरिया होता है, इसको ही हम बोलते हैं. जो पहले के सुल्तान थे खलजी और तुगलक, उन जो अपने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाके दे देते थे, सूबेदार के रूप में नियुक्त कर देते थे. फिर उनको ये जो लैंड एरियाज़ होता था इसको हम इक्ता बोलते थे. और जो इनको संभालते थे जो लोग, दीज टेरिटरीज वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर्स वर कॉल्ड इक्तदार्स. जो इनको संभालते थे, जो इनके अधिकारी होते थे, उनको इक्तादार बोलते थे या फिर मुक्ति बोले जाते थे. मुक्ति जो थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे मिलिट्री कैंपेन्स के लिए और इक्ता को मेंटेन करने के लिए. उनका ये फ़र्ज़ था कि जो सैनिक अभियान वगैरह चला रहे हैं उनकी लीडरशिप करें, नेतृत्व करें, और जो इक्ते हैं उनमें रूल्स रेगुलेशंस को बनाए रखें, मतलब व्यवस्थाएं सारी बनाए रखें वो लोग. एंड अकाउंटेंट वॉज अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मुक्तीज़. और कुछ अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए जाते थे स्टेट की तरफ से ताकि वो चेक करें कि जो मुक्तीज़ हैं वो जो अमाउंट एज अ रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं वो कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि वो उन पर कंट्रोल रहे. मुक्ति जो लोग थे वो काबू रखने के लिए कि सबसे प्रभावी तरीका ये था कि उस पर थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए ये लोग अपने एक अकाउंटेंट्स अपॉइंट कर देते थे. They were not allowed to collect revenue more than that prescribed by the state, nor were they allowed to keep soldiers more than the number of prescribed by the state. इनके साथ ये था कि ना ही ये बहुत ज़्यादा सैनिक रख सकते थे जितना कि सुल्तान के आदेशों के आधार पर बताया गया है, और ना ही ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकते थे. इसके ये जो नियम था सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बहुत कठोर नियम था, और रकम का और राजस्व का हिसाब लिया जाता था. जो ये अकाउंटेंट्स होते बोलते हैं इनको लेखाधिकारी बोलते हैं. और इस बात पर भी ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति जो राज्य द्वारा निर्धारित जो टैक्स वसूल कर रहे हैं और जो सैनिकों की संख्या जो तय की है उसके अनुसार रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं. Delhi Sultan had a complete control over the hinterland of the cities, and so Samantas aristocrats were forced to accept their authorities. जो दिल्ली के सुल्तान थे वो कंप्लीट कंट्रोल रखते थे भीतर के इलाके में, जो उनके भीतरी इलाके थे उन पर, और ताकि जो समंताज हैं वो उनकी अथॉरिटीज़ को एक्सेप्ट कर लें.
जो स्थानीय सामंताज हैं, जो कर लगाने का अधिकार जो उनसे छीन लिया है, उन्हें भी फिर कर चुकाना पड़ता था, ताकि वो ज़बरदस्ती मतलब कि विवश होकर वो कर देने लगे। और जो सुल्तान के प्रशासक वगैरह थे, जो ऑफिशियल्स थे, ज़मीन की का भी हिसाब रखते थे बड़ी सावधानी से, कि जो पुराने सामंत और ज़मींदार हैं वो जो राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि टैक्स कर ले रहे हैं, रेवेन्यू, उसकी वसूली अधिकारी के लिए सल्तनत की नौकरी कर रहे हैं, वो किस तरीके से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी राजिम द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में जो लैंड रेवेन्यू था और जो उसका लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन और असेसमेंट सब उनके कंट्रोल में था, उनके हाथों में ही सारा अधिकार था। और जो ये कलेक्शन था, जो टैक्स कलेक्शन था स्टूडेंट्स, ये थ्री एरियाज़ पर लगाया गया था, मतलब एग्रीकल्चर पर, कल्टीवेशन पर, और कैटल्स पर, और हाउसेस पर लगाया गया था। 3 टाइप से कर थे, जो कि इनको हम देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस वी कैन से ऑन द कल्टीवेशन, दैट इज़ नोन एज खारज, अमाउंटिंग 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस, मतलब कि जितना भी किसान 50% कमाता था, मतलब जो उगाता था उसका 50% ले लेते थे, 50%। और कैटल्स पे भी टैक्स लगता था, और हाउसेस पर भी, घरों पर भी लगता था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड again we will be here with the new topic, chieftains and their fortifications, and Alauddin Khaljis and Muhammad Tughlaqs. And here we can see the on the page number 41 we can see the differentiate between the Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq, and we will learn sultans in 15th and 16th century, how Delhi Sultanate flourished. Thank you very much.